बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Eliot's expression is wasteland is a hard nut to crack. The poem is extremely rich in. अच्छा, सबसे पहले पोएटिक स्टाइल समझ लें कि पोएटिक स्टाइल होता क्या है. ठीक है, वो स्टाइल जिस पे पोएट्री लिखी जा गई है. ठीक है, अब हर इंसान की जो पोएटिक डेफिनेशन है ना वो डिफरेंट होती है. मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि इलियट ने पोएट्री की क्या डेफिनेशन बताई थी. वो कहता था कि जो करंट एरा है ना, मॉडर्न एरा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एलेबरेट करना ये पोएट्री का फंक्शन है. तो अब वो जो है पोएटिक स्टाइल जो है वो उसका यही है कि वो किस तरीके से पोएट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज जो मॉडर्न एरा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है. रादर देन कि आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर चले जाओ, रादर देन कि आप नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो, वो कहता है नहीं भाई, पोएट्री का फंक्शन जो है, जैसे अगर हम फिलिप सिडनी पढ़े तो वो क्या कहता है, वो कहता है फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू टीच एंड डिलाइट, कि वो टीच भी करे और डिलाइट भी करे. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे उसकी थियरी की, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का राइटर था, क्या नाम था उसका, जिसने आर्ट फॉर आर्ट सेक की थियरी. ठीक है, वो आर्ट को कहता वो बस आर्ट सेक होना चाहिए, ना उसके अंदर टीच होना चाहिए ना कुछ और होना चाहिए. ठीक है, बस आर्ट फॉर आर्ट सेक होना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी अगर हम पोइट्री की डेफिनेशंस देखें, वर्ड्सवर्थ की थियरी क्या है पोइट्री की, वो कहता है कि भाई ये रिलीज ऑफ इमोशंस है. ठीक है, और वो जो कब आते हैं वो हमारे अंदर जो रिस्टोर होते हैं या वो निकलते कब है, जब आप ट्रैंक्विल पोजीशन में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप लॉनलीनेस में होते हैं, तो फिर वो जो इमोशंस हैं, तो फ्लो ऑफ इमोशंस को जो है ना वो कहता है कि ये पोइट्री होती है. अब यहाँ पे अगर हम टी.एस. इलियट की बात करें तो उसका जो पोएटिक स्टाइल है वो कहता है फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न एरा और द करंट एरा एंड सो ऑन ना, कि भाई आप दुनिया की लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, फंक्शन ऑफ पोएट्री है. ठीक है, तो इलियट एक्सप्रेशन जो वेस्टलैंड में वो फिर इसी तरह का है. द पोएम एक्सट्रीमली रिच इज recondite symbolism and obscure reference to ancient literature, mythology, history. Instead of traditional lyric rhythms and conventionally beautiful and poetic images and symbols of the pre-war poet, Eliot employs images that shock and bewilder. These are original and novel images, striking and obscure, drawn from discordant urban rather than a harmonious rural life. Poetic shorthand is hallmark of Eliot's poetry. Eliot compresses his impressions and ideas through poetic shorthand. It is a device which brings together places and events, history and legend, through the use of words and lines written by writers of different countries and times. After all, the human experience is practically one and the same thing throughout the ages. Fashions may change and modes may alter, but human nature does not vary from time to time. All the wars are due to human vanity and ambition. All cities are like. ठीक है, तमाम वॉर जो है वो क्यों जनरेट हुई, क्योंकि इंसान की वैनिटी की वजह से, उसके तकब्बुर की वजह से, उसकी जिसे कहना चाहिए ना एक हठधर्मी की वजह से, एंड एम्बिशंस. ऑल सिटीज आर लाइक. ठीक है, उसकी ह्यूमन वैनिटी और उसके एम्बिशंस थे, और ये तमाम के तमाम सिटीज एक ही जैसे थे. ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव स्प्रंग अप विद इंस्पिरेशन ऑफ ग्रेट मैन, और ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रेट मैन की वजह से स्प्रंग अप हुई, एंड हैव डिकेड थ्रू द लॉस ऑफ मोरल वैल्यूज. और वो क्यों डिके हुई, क्योंकि मोरल वैल्यूज जो हैं वो लॉस कर गए थे. लंडन कॉल्ड अनरियल city represents life in different metropolitan cities like Athens, Alexandria and Vienna. The decay of culture, the vulgarity of city life, the mechanical routine of office workers are made common to all the big cities and acquire a universal significance. Similarly, the use of quotation from all allusions to different books is a part of poetic shorthand. Examples can be found in abundance. With this technique, the poem acquires a universal significance. The sounds of horns and motors bring up before the mind sound of hunting horn of Diana in the forest and embodiment of purity and virginity. She is contrasted with Mrs. Porter calling her lover Sweeney with her motor horn. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सी हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगी इसमें.
जिसके अंदर उसने ये टेक्निक, एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है इस पोएम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ हॉर्न्स है, मोटर है, वो क्या हमारे सामने लेके आती हैं। अब इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऐसे इमेजेस यूज करना कि आपके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। तो bring up before the mind the sound of hunting of horn of Diana in the forest, an embodiment of purity and virginity। अब ये साउंड ऑफ हॉर्न और मोटर क्या लेके आते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि ये एक साउंड ऑफ हंटिंग हॉर्न है ऑफ डियाना एक फॉरेस्ट में, जो कि एक एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी और वर्जिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये बेसिकली हॉर्न्स जो हैं वो शायद जो है उस प्योरिटी और वर्जिनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। शायद वो लॉस्ट हो गई है वो वर्जिनिटी, वो प्योरिटी जो कि कभी डियाना की होती थी इन अ फॉरेस्ट, तो वो शायद लॉस्ट हो गई है। इस वजह से ये जो हॉर्न्स है उनका शोर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। शी इज कंट्रास्टेड विद मिस Porter calling her lover Sweeney with her motor horn. Similarly, the easy virtue of the tapper's girl stands in contrast with the remorse of the rape girl mentioned by Goldsmith and Vicar of Wakefield. Eliot implies many symbols which are universal. The recurrent mythical symbols are taken from the cycle of seasons. Winter stands for death, spring for rebirth, drought for spiritual barrenness, rain for spiritual rebirth and reproduction and productivity. Rock represents spirituality and barrenness. It would be pertinent to mention that some of the mythical symbols used by Eliot have paradoxical nature. For instance, April, the month of spring, is usually considered to be symbol of spiritual regeneration, but in the modern life of wastelanders, it is regarded as the cruelest month. Fire also has double connotation. It stands on one hand for the lust, which is destructive. Secondly, it stands for purification and spiritual progression. Fire जो है उसकी भी यहाँ पे double connotation है। Connotation किसे कहते हैं? Double meanings को। और ये जो है on the one hand, ये एक पहली तो lust के लिए use होती है fire, और secondly ये stand करती है purification और spiritual progress के लिए। ठीक है, तो डबल कॉनोटेशन क्या होती है कि इस तरह के डुअल मीनिंग के दो ऑपोजिट मीनिंग्स जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाए। फायर जहां एक तरफ जो है डिस्ट्रक्शन को शो करती है, तो दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी शो करती है। प्लांटिंग ऑफ कॉप स्टैंड फर्स्टली फॉर डेथ एंड सेकेंडली फॉर रीबर्थ। ठीक है, अब ये जो प्लांटिंग ऑफ कॉप्स हो रही थी यहाँ पे, वो स्टैंड करती है फर्स्ट ऑफ डेथ को और सेकेंडली ऑफ रीबर्थ। ठीक है, water is an agent of destruction as well as purification and production. Eliot uses another rather astounding and bewildered category of symbols to convey the complex nature of modern city life. He uses these personal symbols in a very meaningful way. The dog which digs the ground is a symbol of human conscience. Red rock stands for Christian church, which offers a place of refuge for the lost soul of man. Similarly, the images and patterns on the tarot pack of cards are entirely Eliot's own. He makes a reference to a taxi throbbing waiting, which implies two things. Firstly, impatient for returning to her home, and secondly, her willingness to be hired as a taxi for sex purpose. The reason why Eliot employs such novel and striking symbol is not hard to discern. He deals with complex life Acha, the dog which digs the ground is a symbol of human conscience. Red rock stands for Christian church, which offers a place of refuge for lost soul of man. Similarly, the images and patterns on the tarot pack of card are entirely Eliot's own. He makes a reference to our taxi throbbing waiting, which implies two things. Firstly, impatient for returning to her home, and secondly, her willingness to be hired as taxi for sex purpose. The reason why Eliot employs such novel and striking symbol is not hard to discern. He deals with complex life and makes his style complex. These novel symbols had dimension to the originality of technique of the poem. और ये जो नॉवल हैं, नॉवल सिंबल्स जो हैं वो क्या है, उनकी एक डायमेंशन है जो कि टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द टेक्निक ऑफ, जो कि ओरिजिनलिटी शो करती है टेक्निक ऑफ द पोएम. Eliot uses certain symbols which have an extended significance. For example, the journey of the German princess to the different places stand for rootlessness of modern person
Her visit to South in winter symbolizes her love of fun and sensuous pleasure. The Thames River, full of oil and tar, reveals the squalor and pollution of water. The well-known symbol of the red alley stands for the monotony and emptiness of the city life. The falling of London Bridge does not refer to an ancient, but a symbol of the political and spiritual decay of modern Europe. Reference to Jug Jug stand for indifference of the modern man to inspiring and spiritual significance of the Nightingale song. अच्छा यहाँ पे ना देखिए एक क्वेश्चन आया होगा आपके पास पेपर में और वो आया हुआ सिंबल्स एंड इमेजरी से रिलेटेड। जब इमेजरी और सिंबल से रिलेटेड आते हैं ना क्वेश्चंस, तो उसके अंदर जो है आप लोगों ने ये इमेजेस को लेके कि पोएम के अंदर कौन कौन से इमेजेस यूज हुए हैं, अगर तो आता ना कोई लिटरेरी टर्म के जी बताएं जी इमेजरी जो है वो आप बताएं इसके अंदर टीएस इलियट की जो पोएम है वेस्टलैंड या किसी के अंदर, तो सबसे पहले आपने बताना है कि इमेजरी होती क्या है। आप इमेजरी की डेफिनेशन दोगे, ठीक है। तो इमेजरी इज द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन थ्रू द इमेजेस that that is used in the poem, ठीक है। उन symbolic interpretations या वो symbolic interpretation of the theme, ठीक है, images यूज किए जाते हैं ताकि symbolic interpretation of themes हो सके, कुछ emotions, यानी कि वो जो symbolic interpretation होती है of the images उसको हम imagery कहते हैं, ठीक है। तो या फिर वो आपसे कहते हैं जी यूज ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स बेसिकली क्या होता है, वो भी यूज ऑफ इमेजेस भी होते हैं और वो जो है डिफरेंट थीम्स को कॉनोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइफ के एस्पेक्ट्स को वो कॉनोटेट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। द टाइपिस्ट मैकेनिकल सेक्स एंड सेक्स एक्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ मॉडर्न पीपल टू सेक्सुअल प्योरिटी। अगर आप गौर करें ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है वो सिंबोलिज्म और इमेजरी का भी हो रहा है। All the symbols stand for much more than what they represent. It is for the reader to understand their comprehension significance. Eliot believed that language must be renewed and revitalized. As a modern poet, he picks up the current colloquial word and down-to-earth words of daily conversation. There is realism in his language, which one compares it with the work of romantic poets. Eliot quite succinctly sums up the famine scene, the jungle crows hummed in silence. Eliot draws largely on the works of other writers and weaves phrases and lines into the body of Wasteland. Sometimes he changes or modifies the word of other writer to fit it into the context. His style possesses literary flavor for the reader and reminds him of the words of writer of the past and present. Lines from Dante's Divine Comedy are scattered here and there. I had not thought that has undone so many. वो कहता मुझे नहीं लगता कि मौत भी इनका कुछ बिगाड़ सकेगी क्योंकि ये तो लोग पहले से ही डेड है, ठीक है। तो देयर इज अ कोटेशन फ्रॉम सेंट ऑगस्टाइन कन्फेशंस टू Carthage, then I came burning. Eliot was a painstaking poet who revised his language from time to time. He particularly selected words for their economy and adequacy, and most of them appear inevitable in their context. One cannot replace them without damaging the sense and rhythm. Some of the words are quite suggestive and have rich association. For example, the word synthetic perfume. Similarly, the pollution of River Thames is brought out very vividly in the following line. The river sweats oil and tar. Equally suggestive is the portrait of the typist girl, turned upward from the desk when human engine waits, like a taxi throbbing, waiting. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो पोल्यूशन ऑफ रिवर थेम्स है जिसको पहले एक प्योरिटी का सिंबल समझा जाता था, लेकिन अब वो क्या है, वो रिवर जो है वो ऑयल एंड टार स्वेट कर रहा है। इक्वली सजेस्टिव पोर्ट्रेट, वो टाइपिस्ट गर्ल जो है उसकी पोर्ट्रेट क्या दिखाई गई, टर्न्ड अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ ट्रैक्सिंग थ्रॉबी वेटिंग, यानी कि वो जो टाइपिस्ट गर्ल है उस लड़की का किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उस लड़की को एक्सप्लॉइट कर सकें। The mechanical routine of the modern life is echoed in Burmett's shout, "Hurry up, please, it's time." Eliot shows the film technique is representing scenes from the ancient world and modern world. He builds up a sequence of picture from the part of the scene rather than giving a scene from beginning to end. He also recalls
previous scenes from memory. This is called montage in technical language. अच्छा जी, यहाँ पे देखिए उसने किस तरीके से montage का जो है वो यूज किया है। ठीक है, तो ये उसका पोएटिक स्टाइल है। तो इलियट ने क्या शो किया है, एक फिल्म टेक्निक। ये आपके ना पास्ट पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि मॉन्टेज क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, फिल्म टेक्निक होती है जो रिप्रेजेंट करती है सीन्स फ्रॉम एंशिएंट वर्ल्ड एंड मॉडर्न लाइफ। कुछ ऐसी फिल्म टेक्निक है जो कि सीन्स शो करती है मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड में, और वो जो है एक सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स है फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सीन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स आपके सामने आना शुरू हो जाती है रादर देन गिविंग अ सीन फ्रॉम बीइंग बिगिनिंग टू एंड। He also recalls previous scenes from the memory। इसी तरीके से वो previous scenes from the memory जी उसको ये जो है वो शो कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, montage in technical language। डिफरेंट सीन्स को आपस में बाइंड कर देना, उसको हम मॉन्टेज कहते हैं। तो देर इज नो टाइम सीक्वेंस और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन वन पिक्चर एंड अनदर। ठीक है, अब इसके अंदर कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होता आपस में। ठीक है, तो डिफरेंट, क्योंकि उसने फ्रेगमेंटरी तौर पे लिखी, फ्रेगमेंट में लिखी, और फिर इसकी सारी थीम भी फ्रेगमेंटेड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी है वो कंटिन्यूसली चली जा रही है और एक बादशाह था उसके साथ ये हुआ और उसके बाद एंड हो गया। नो, उसने क्या किया कि एक एक पोएम, वो एक ही पोएम थी, उसके 5 फ्रेगमेंट्स थे, लेकिन 5 फ्रेगमेंट्स के अंदर भी डिफरेंट सीन्स थे जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं थे। इट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट सीन्स विद डिफरेंट पिक्चर्स। उसको उसने एक पोएम के अंदर जो है वो बाइंड किया, और इसको हम मॉन्टेज कहते हैं। वन पिक्चर फेड्स आउट इन द नेक्स्ट फीडिंग एंड मूड्स फेड इनटू अनदर। अब क्या होता है कि एक पिक्चर फेड आउट होती है इन द नेक्स्ट फीडिंग और मूड्स जो है वो फेड इनटू अनदर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, या नेक्स्ट मूड हमारा चेंज हो जाता है, या जो भी है, या पोएट जो है उसका मूड चेंज हो जाता है। इलियट पिन पॉइंट्स द डिस्टॉर्शन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज थ्रू आयरॉनिक कंट्रास्ट। ठीक है, अब वो एक आयरॉनिक कंट्रास्ट के थ्रू भी जो है वो डिस्टॉर्शन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज जो है उसको शो करता है। द बैंक्स ऑफ रिवर थेम्स वर वंस फुल ऑफ निम्स। Their sports or songs were full of the young girls for having a good time with their lovers। अब यहाँ पे देखें कि बैंक ऑफ रिवर थेम्स, आपने वो याद होगा, आपने बलिंडा का कैरेक्टर पढ़ा होगा। बलिंडा कहाँ जाती है, वो रिवर रिवर थेम्स पे ही जाती है ना। और फिर वहां पे हम क्या देखते हैं, वो क्या है, फुल ऑफ नेम्स, वहां पे 2 शिजाएं होती हैं। ठीक है, देयर स्पोर्ट्स और सॉन्ग्स, वो स्पोर्ट्स और सॉन्ग्स में लगी हुई होती हैं, बट नाउ दे आर फुल ऑफ यंग गर्ल्स फॉर हैविंग अ गुड टाइम विद देयर लवर्स। तो मिसेस पोर्टर जो है वो वेट कर रही है फॉर स्वीनी। There is an ironic comment on the attitude of sex and female chastity. In the past, the loss of virginity led to suicide। ठीक है, पास्ट के अंदर तो लॉस्ट ऑफ वर्जिनिटी जो थी, अगर किसी मतलब औरत के साथ ऐसा हो जाता तो वो तो सुसाइड कर लेती थी, लेकिन अब के दौर में शी इज वेटिंग फॉर स्विनिंग। गोल्डस्मिथ हीरोइन इन द विकेर of Wakefield contemplates death after her seduction। ठीक है, और गोल्डस्मिथ की जो हीरोइन जो थी इन विकेर ऑफ वेकफील्ड, वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है आफ्टर हर seduction। इन द मॉडर्न एज सेक्सुअल एंजॉयमेंट बाय अनमैरिड गर्ल्स is recognized by a routine relaxation। The past and present are brought together and contrast is suggested by implication rather than collaboration। Eliot irony is inherent in very structure of the poem। The parallelism between the past and the present are brought out either by contrast or comparison। ठीक है, अब यहाँ पे वो कंट्रास्ट भी कर रहा है और कंपैरिजन भी कर रहा है, और वो एक पैरेलल लेके चल रहा है, पैरेललिज्म की उसने टेक्निक यूज की है। और वो क्या कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट को आमने सामने वो लेके आता है। द वर्ल्ड ऑफ पास्ट इज प्लेस साइड बाय साइड विद द प्रेजेंट। द डिफरेंस बिटवीन द टू becomes obvious। ठीक है, इसको जक्स्टापोजिशन भी कहते हैं। ये जो पैरेललिज्म जो है ना, इसको जक्स्टापोजिशन भी कहते हैं। जक्स्टापोज करना एक ही लाइन के अंदर दो ऑपोजिट मीनिंग्स को, जैसे अगर हम रेड एंड व्हाइट लिख दें ना एक पोएम के अंदर, या उसकी एक लाइन के अंदर, या एक कॉपलेट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जक्स्टापोज कर रहे होते हैं।
यानी कि हम एक शार्प कंट्रास्ट करें, इसको शार्प कंट्रास्ट कहते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट हो जाए ना, यानी कि जैसे पास्ट के अंदर विमेन की वर्जिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए मायने रखती थी, तो आज के दौर में, जो प्रेजेंट के दौर में जो हमारी जक्स्टापोजिशन है, अगर हम जक्स्टापोज करते हैं प्रेजेंट के साथ वही पास्ट थीम को, तो उसमें क्या होता है कि जो वीमेन वर्जिनिटी है वो लॉस हो गई है, बल्कि उसके लिए ये एक नॉर्मल रूटीन बन गई। अच्छा जी, फिर वो क्या करता है, तो इस तरीके से हम इसको जक्स्टापोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, ये भी एक टेक्निक होती है जिसको हम जक्स्टापोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर इस तरह का, क्योंकि देखिए बेटा आपके ना बास पेपर्स में अगर आप खोल के देखें तो इस तरह के जो लिटरेरी टर्म्स है वो आए हुए हैं। अभी हमने कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स पढ़े हैं, हमने मॉन्टेज पढ़ा, हमने जक्स्टापोजिशन पढ़ा, हमने पैरेललिज्म पढ़ा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पढ़ा। ये सारे क्या होते हैं, ये पोएटिक स्टाइल में ही आते हैं। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब ये ना हो वो आपसे पोएटिक स्टाइल पूछे और आप पूरी की पूरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख के आ जाए। ठीक है, पोएटिक स्टाइल का मतलब ही यही है कि जी आपने उसको लिटरेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ऐसी क्या उसने इमेजेस या ऐसी क्या पोएटिक टेक्निक उसने यूज की है कि वो अपनी थीम जो है उसको आपके सामने रख सके। The word of the past is placed side by side with the present. Difference between the two becomes obvious. जब हम इस तरह से देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो टू होते हैं वो जो है हमारे सामने जो है वो खुल के सामने आ जाते हैं। मैंने कहा ना, जब व्हाइट एंड ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, तो हमारी जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। तो इसको शार्प कंट्रास्ट भी कहते हैं, इसको जक्स्टापोजिशन भी कहते हैं, इसको पैरेललिज्म भी कहते हैं। द थ्री वेस्टलैंड्स बाइब्लिकल, किंगफिशर्स, किंग एडिपस, वो तीन वेवलैंड वो जो है थ्री वेस्टलैंड्स यूज कर रहा है। ठीक है, हैव पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी विद द मॉडर्न वेस्टलैंड। अब यहाँ पे अगर हम बाइब्लिकल लैंड की बात करें, किंगफिशर्स लैंड की बात करें या किंग एडिपस की लैंड की बात करें, तो वहां पे कुछ पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी भी हैं और कुछ पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी भी हैं। Different periods of history are telescoped right from the prehistoric time through Egyptians and Greek civilization of Renaissance and down to our 20th century. To sum up with the critic, the poet is an enormously complex one, making great demands upon the reader, yet the importance of his themes and eclat of his technique give it a rank as one of the most significant literary works of our time. और sum up अगर हम करें तो एक क्रिटिक ने कहा था कि ये जो पोएम है वो एक एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स वन है, जो कि ग्रेट डिमांड अपॉन द रीडर, येट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स थीम एक्लेड ऑफ इट्स टेक्निक गिव इट रैंक। और इसका जो थीम है और उसका जो एसेंस है उसकी टेक्निक का, वो एक रैंक देता है एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ आवर टाइम। अच्छा, अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं ना, तो आपने एंड पे किसी और क्रिटिक की कोट लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, टू सम ऑफ सम क्रिटिक, तो आप देखेंगे किसी और क्रिटिक ने जो आपकी करंट पोएम है उसके बारे में क्या कहा है। तो आप लोगों ने हर पोएम के एंड में एक क्रिटिक की कोट जरूर ऐड करनी है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन के बारे में बेटा ख्याल करना। अब थोड़ा सा हम पास पेपर्स को देख लेते हैं।